Morning, friends. I'm Alankar. Once again, I'm here with administrative law lecture. लास्ट क्लास में हम लोगों ने प्रशासनिक विधि में प्रत्यायोजित विधान के संदर्भ में क्लासेस लिया था। प्रत्यायोजित विधान में कुछ इम्पॉर्टेंट केसेस आपको बताए थे, जिसमें हमदर्द दवाखाना बनाम भारत संघ AIR 1960 का केस था। एयर इंडिया बनाम नरगिस मिर्जा AIR 1981 का केस था। तो दो केसेस हैं, हमदर्द दवाखाना और नरगिस मिर्जा का केस। ये दोनों केसेस जो हमने डिस्कस किए ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और आगे अगर आप जुडिशरी का एग्जाम देते हैं तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। आज दो केस और डिस्कस कर लेते हैं। एक है दीपक सिब्बल बनाम पंजाब यूनिवर्सिटी। दीपक सिब्बल बनाम पंजाब यूनिवर्सिटी AIR 1989 के बाद में उच्चतम न्यायालय ने उस नियम को विभेदकारी तथा अयुक्तियुक्त घोषित करते हुए उसे संविधान के अनुच्छेद 14 के अंतर्गत में अभिनिर्धारित किया। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो कानून बनाया गया है वो आर्टिकल 14 का वायलेशन करता है और कहीं ना कहीं से विभेदकारी नीति को अपनाया गया है। क्या था इसमें कि टॉपिक क्या था, यानी किस विषय पर यह केस था? इसमें था कि सरकारी उपक्रम के कर्मचारी को ही चंडीगढ़ विश्वविद्यालय के सायंकालीन LLB कक्षाओं में प्रवेश का अधिकार दिया गया। न्यायालय ने कहा कि सायंकालीन LLB कक्षा में सरकारी तथा प्राइवेट सेक्टर दोनों के कर्मचारी समान हैं, दोनों को प्रवेश मिलना चाहिए। यानी कि दीपक सिब्बल बनाम पंजाब यूनिवर्सिटी की केस में क्या हुआ था कि शाम को चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में LLB की क्लासेस में सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को ही एडमिशन लेने या पढ़ने का राइट दिया गया था। तो जाहिर सी बात है, एम्प्लॉई है, गवर्नमेंट और प्राइवेट में डिफरेंस नहीं होगा। अगर डिफरेंस किया जाता है तो आर्टिकल 14 का वायलेशन होता है, और आर्टिकल 14 का वायलेशन होते ही ये लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगा। जाहिर सी बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया और सुप्रीम कोर्ट ने इस लॉ को नल एंड वॉइड घोषित किया और कहा कि आर्टिकल 14 का वॉलेटरी लॉ है। नेक्स्ट है सेंट्रल इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, सेंट्रल इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाम ब्रजोनाथ AIR 1571 सुप्रीम कोर्ट का केस है। इसमें क्या कहा गया कि ये तथ्य आया था कि कॉर्पोरेशन में 3 माह की नोटिस देकर या 3 महीने का अग्रिम वेतन देकर किसी व्यक्ति की सेवा समाप्त की जा सकती है, उसको कारण बताने तथा सुनवाई का अवसर दिए जाने का प्रावधान नहीं था। उच्चतम न्यायालय ने जाहिर सी बात है कि कारण बताने तथा सुनवाई का अवसर या ना तो वो रीजन बता सकता है ना उसे सुनवाई का अवसर दिया जाएगा, तो क्या हो जाएगा, वो नेचुरल जस्टिस के लॉ के अगेंस्ट हो जाएगा। उच्चतम न्यायालय ने यह भी निर्धारित किया कि कॉर्पोरेशन को दिया गया अधिकार मनमानापूर्ण था तथा उसमें नैसर्गिक न्याय की घोर उपेक्षा हुई थी। इस प्रकार का नियम संविधान के अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19 के उल्लंघन में होने के कारण असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। तो जाहिर सी बात है कि कोई भी लॉ अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट होगा या कॉन्स्टिट्यूशन के आदर्श को स्थापित करने में नाकामयाब हो जाएगा तो उस नाकामयाबी की हद तक वो नल एंड वॉइड घोषित कर दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि उप प्रत्यायोजन क्या है। उप प्रत्यायोजन आ सकता है टिप्पणी लिखने के लिए, शॉर्ट नोट लिखने के लिए आ सकता है कि राइट शॉर्ट नोट ऑन सब लेजिस्लेशन। उप प्रत्यायोजन क्या है? तो उप प्रत्यायोजन शब्द से ही क्लियर है कि विधायिका ने कार्यपालिका को नियम उपनियम या लॉ बनाने के लिए एक कार्यकारिणी गठित करने के लिए बोला और एग्जीक्यूटिव ने पर्टिकुलर विषय पर लॉ फ्रेमिंग कर दिया। अब लॉ फ्रेमिंग करने के बाद जो रूल्स डीएम को बनाना था, डीएम साहब के पास भी कार्य की व्यस्तता थी
और उन्होंने कहा देखिए भाई ये क्षेत्रीय मामला है, एसडीएम साहब आप देख लीजिए। तो एक को प्रत्यायोजित कार्य हुआ, विधायिका ने प्रत्यायोजन एग्जीक्यूटिव को किया, सरकार को किया। सरकार का रोल प्ले कौन कर रही है? डीएम साहब जिले में। डीएम साहब एग्जीक्यूटिव के हेड माने जा रहे हैं, यानी कि डीएम साहब कार्य का एग्जीक्यूटिव के कार्य का क्रियान्वयन कर रहे हैं और अपने कार्यों में व्यस्तता होने के कारण डीएम साहब ने अपने कार्य को किसको दे दिया? एसडीएम साहब को प्रत्यायोजित कर दिया। तो ये उप प्रत्यायोजन हो जाएगा, जैसे पट्टा उप पट्टा है ना। जैसे आपको कार्य सौंपा गया, आपने दूसरे को सौंप दिया, तो दूसरे का मतलब ये है वो भी विधि के अधिनियमों के अधीन ही रह करके कार्य करेगा। इसमें कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। उप प्रत्यायोजन का अर्थ होता है किसी उच्च अधिकारी द्वारा अपने अधीनस्थ को सत्ता का अंतरण, यानी उच्च अधिकारी अपने अधीनस्थ अधिकारी को सत्ता का अंतरण कर देता है, तो इसी सत्ता के अंतरण को क्या कहा जाता है? उप प्रत्यायोजन। हाल के वर्षों में उप प्रत्यायोजन की तकनीकी में वृद्धि हुई, यानी कि ज्यादातर सब डेलीगेशन को यूज किया गया। उप प्रत्यायोजन तभी होता है जब नियम निर्माता प्राधिकरण आगे और शक्तियां या तो स्वयं या फिर किसी अन्य अधीनस्थ अधिकरण या विधायी चरित्र के नियम अथवा निर्देश अथवा अन्य अनुदेशों का प्रत्यायोजन करता है। यानी कि अगर एक पक्ष जिसको लेजिस्लेटिव ने लॉ बनाने का काम लेजिस्लेचर का है, लेजिस्लेचर ने कार्य किसको सौंप दिया? एग्जीक्यूटिव यानी सरकार को दे दिया। सरकार ने अब कार्य, सरकार का हेड जिले में डीएम होता है, यानी कि सरकार का प्रतिनिधित्व डीएम साहब करते हैं। तो डीएम साहब ने अपने कार्य का प्रत्यायोजन एसडीएम साहब को कर दिया, यानी अपनी कार्यों को सुचारू रूप से क्रियान्वित करने के लिए, चूंकि व्यस्तता, उनके पास भी बहुत सारे कार्य हैं, नीतियां बनाना है जिले के लिए, प्लान बनाना है, एक टाइप का आप कह सकते हैं कि डिस्ट्रिक्ट को प्रोजेक्ट मैनेजर भी होता है, अपने डिस्ट्रिक्ट को कैसे डेवलप करें इसकी जिम्मेदारी भी होता है। यानी कि डेवलपमेंट के साथ साथ उसके पास और भी काम होता है, क्या कि डेवलपमेंट का आप काम कह सकते हैं कि ये तो सीडीओ के पास होता है, चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर जो होते हैं, लेकिन चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर रिपोर्ट किसको करते हैं? जाहिर सी बात है डीएम साहब को रिपोर्ट करते हैं। तो ये भी नीति निर्धारण का कार्य भी डीएम साहब के पास होता है। तो ऐसी दशा में कुछ कार्यों को वो उप प्रत्यायोजित कर देते हैं, एसडीएम को बांट देते हैं, यानी खंड अधिकारी को, खंड मजिस्ट्रेट को दे देते हैं, जिससे कि कार्य को और आसानी से किया जा सके। यहां पर क्या कहा जा सकता है कि उप प्रत्यायोजन को दो आधारों पर उचित ठहराया जा सकता है। वो कौन से दो आधार हैं? प्रथम, या कि प्रत्यायोजन के अधिकार में ही उप प्रत्यायोजन का अधिकार सम्मिलित है, और द्वितीय, या कि उप प्रत्यायोजन का अनुषांगिक कार्य है, यानी एंसिलरी कार्य है। एंसिलरी, अनुषांगिक का मतलब उसी का साइमल्टेनियस वर्क है, यानी एसडीएम साहब अगर वर्क को कर रहे हैं तो ये माना जा रहा है कि डीएम साहब के मार्गदर्शन में ही, उन्हीं के नीति निर्देशन में ही कार्य कर रहे हैं। आज आपका प्रत्यायोजित विधान संपन्न होता है। आज आप पढ़ते हैं कि प्रत्यायोजित विधान क्या है, कैसे होता है, और प्रत्यायोजित विधान के टाइप क्या है, यानी उप प्रत्यायोजन भी इसी के अंतर्गत आता है। और इसमें कुछ टॉपिक्स और आपको भी पढ़ने हैं। क्या क्या आपने पढ़ लिया है? प्रत्यायोजित विधान क्या होता है, प्रत्यायोजित विधान की आवश्यकता भी आपने पढ़ लिया, आवश्यकता क्यों है। आपने अभी से पहले कई पॉइंट्स पढ़ा था कि लेजिस्लेचर के पास टाइम नहीं है, बिजी है, टेक्निकलिटी है, इमरजेंसी के कंडीशन में, है ना। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है? प्रत्यायोजित विधान की संवैधानिकता, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल कहां तक है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल भी आप पढ़ चुके हैं, न्यायिक नियंत्रण भी इस पर पढ़ चुके हैं। इन केस यू हैव एनी डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग टॉपिक्स, प्लीज राइट इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच।